हमारे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास दो बार्स हैं जिसमें एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और ये दोनों बार्स एक मासलेस स्प्रिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है, तो दोबारा से हम लोग पिक्चर बनाते हैं। ये देखिए, एक बार है बार 1, इसका मास है बेटा m1, और ये है बार जिसका मास है m2, ये है बार 2। ये दोनों एक दूसरे से मासलेस स्प्रिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। एक्चुअली में अपने क्वेश्चन में स्प्रिंग कांस्टेंट वर्ड नहीं दिया है बल्कि स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग दिया हुआ है। तो स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग का मतलब ही होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, ये पूरा जो सिस्टम है वो एक स्मूथ सरफेस पे देखो ऐसे रखा हुआ है ना, स्मूथ सरफेस पे रखा है। स्मूथ हो गया इसका मतलब कि ये सरफेस अपने सिस्टम के दोनों बार्स पे किसी तरह का कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद क्या किया भाई, हमने ऐसा किया है कि देखो यहाँ पे एक वॉल है और इधर से हमने इसको पुश किया लेफ्ट की तरफ बाई डिस्टेंस x, और जब हमने इसको पुश किया तो ऑब्वियसली ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और इसमें कंप्रेशन वही x के बराबर आ जाएगा, है ना। और उसके बाद इसको छोड़ दिया है, पुश करने के बाद इसको हमने छोड़ दिया है। तो जब हम छोड़ेंगे तो एक मोमेंट के बाद ये वाला मास इस वॉल को छोड़ के आगे जाएगा। तो जिस मोमेंट पर ये इसको छोड़ेगा उस मोमेंट पर अपने सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कितनी हुई वो हमको निकालना है ना। तो क्वेश्चन आसान है, और जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे तभी हम इसको प्रॉपरली समझ पाएंगे, अदरवाइज हमसे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए चलिए हम इसको अब एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। पहली बात समझो, हमने क्या किया है कि इधर फोर्स लगा करके इसको कंप्रेस कर दिया है। कितना कंप्रेशन है x, तो चलो हमने मान लिया कि हमने जो फोर्स लगाया है वो F है ना। हमने जो फोर्स लगाया है कितना है, F है। अभी हम इसको छोड़े नहीं हैं, तो इस मोमेंट पे देखो m2 पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए क्योंकि आपने पुश करके ऐसे पकड़ के रखा है। इट मीन्स कि जो स्प्रिंग है इस डायरेक्शन में इस पे इतना ही फोर्स अप्लाई कर देगा, और हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग के दोनों एंड पर इक्वल फोर्सेज वो अप्लाई करता है। यहाँ पर तब फिर ये इधर F फोर्स अप्लाई कर देगा, और ये जो F होगा ऑब्वियसली K इंटू एक्स के बराबर होगा, है ना, K इंटू एक्स के बराबर होगा। अब आप समझिए कि अगर ये फोर्स इसको अप्लाई हो रहा है तो हमारा जो बार m1 है वो इधर मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ तो वॉल है, तो वॉल ने क्या किया कि इसको इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर दिया, राइट। नॉर्मल फोर्स भी ऑब्वियसली इस F के बराबर है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बार m1 यहाँ से डिस्प्लेस्ड हो जाएगा कुछ एक्सेलरेशन से, जो कि हो नहीं रहा है। तो हमारे लिए हो गया n इक्वल्स टू F के बराबर, और हमने देखा F इक्वल्स टू के x के बराबर है, राइट। अब समझिए कि जैसे ही आपने इसको रिलीज किया, जब रिलीज किया तो ऑब्वियसली ये वाला आपका कट करके 0 हो जाएगा। आपने बाहर से जो फोर्स लगाया था वो ख़त्म कर दिया। जैसे ही आपने ये फोर्स को 0 किया, ये स्प्रिंग एक्सपैंड करना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि ये इस F को बैलेंस करने के लिए अब इधर से कोई फोर्स है नहीं। तो जब ये एक्सपैंड करेगा तो चूंकि कंप्रेशन अब घटना स्टार्ट हो गया तो ये फोर्स घटना स्टार्ट हो गया, और अगर ये फोर्स घटना स्टार्ट हो जाता है तो n भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक मोमेंट पर जब n हमारा 0 हो गया तो उस मोमेंट पर F भी 0 हो गया, और n 0 होने का मतलब कि ये यहाँ से कांटेक्ट छोड़ दिया, मतलब ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप के कंडीशन पर नॉर्मल हो गया 0, स्प्रिंग में फोर्स हो गया 0, और अगर स्प्रिंग में फोर्स 0 हो गया इसका मतलब कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ गया, है ना। तो क्या हो गया, स्प्रिंग आ गया नेचुरल लेंथ में, नेचुरल
लेंथ में। अब समझिए, इतना हम लोग समझ गए, तो अब हम इसको सॉल्व करने के स्थिति में आ चुके हैं। पहली बात समझो कि जब तुमने इस पर फोर्स लगा करके इसको प्रेस किया होगा और उसकी वजह से स्प्रिंग में क्या बोलते हैं कंप्रेशन एक्स आ गया होगा, तो इस पूरे सिस्टम में टोटल एनर्जी कितना था, कितना स्टोर हुआ होगा आप देखिए। तो टोटल एनर्जी इनिशियल कह लीजिए आप, ये हो गया होगा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इस मोमेंट पर m1 और m2 मूव नहीं कर रहे हैं, इनकी कोई वेलोसिटीज़ नहीं है, तो जितना भी एनर्जी होगा सब के सब स्प्रिंग में होगा। तो बेटा ये हो गया हमारा इनिशियल टोटल एनर्जी। और अभी हमने देखा कि जब हमारा सिस्टम में जो बार जिसका मास m1 है इस वॉल को ब्रेकअप कर गया, उस मोमेंट पर इसमें किसी तरह का कोई भी एलोंगेशन या कंप्रेशन है नहीं, तो इसमें एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गया। मतलब कि स्प्रिंग में जितना एनर्जी स्टोर्ड था वो ख़त्म हो गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से गया कहाँ होगा, वो सब के सब इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी में, है ना, बदल गया होगा। तो मैं ऐसे निकालता हूँ कि ई फाइनल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पहला जो हमारा बार है प्लस हाफ mv2 का स्क्वायर। अब जरा समझिए कि जिस मोमेंट पर ये ब्रेकअप हुआ उस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हुआ, है ना, क्योंकि यहाँ देख लो कि इनिशियली जब वो ब्रेकअप नहीं हुआ था तब भी स्टेशनरी था और नेट फोर्स पे जीरो था। जब वो ब्रेकअप हो गया उस वक्त भी नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार ये इसका वेलोसिटी शुरू से जितना था मतलब जीरो, अभी भी जीरो होना चाहिए। तो ये वाला वेलोसिटी आपका जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि हाफ mv2 स्क्वायर हो गया हमारा टोटल फाइनल एनर्जी। और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से यही एनर्जी बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो मैं बड़ा आसानी से अब यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए क्या लिख सकता हूँ कि हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ mv2 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ m2 कर देना है, ये थोड़ा सा गलती हो गया, ये m2 कर दीजिएगा यहाँ पर। तो ये m2 हो गया, ये हाफ कट गया और यहाँ से आपका v2 आ गया। v2 आ गया आपका k/m2 का रूट इंटू एक्स के बराबर। अब समझो कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हो। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2। तुमने शुरू में ही देख रखा है कि ये जीरो हो जाएगा ये वाला, तो आपका आ गया m2/m1 प्लस m2 इंटू ये v2। तो v2 अभी निकाला था आपने x अंडर रूट k/m2। अब इस m2 को अंदर कर दो तो x अंडर रूट km2 डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2। ये तुम्हारे सेंटर ऑफ मास का फाइनल वेलोसिटी निकल गया।